हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आप सभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेरा नाम समता है। बच्चों, हम लोग जो जीवों में श्वसन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज़ बताई कि बेसिकली श्वसन की प्रक्रिया हम किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सांस लेना और सांस छोड़ना वो श्वसन नहीं है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, और श्वसन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया वो है जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको बताया कि हम जब खाना खाते हैं तो सभी बच्चे जानते हैं। फिर मैंने आपको एक और टॉपिक समझाया था कि वाई डू वी रेस्पायर, मतलब हम श्वसन क्यों करते हैं। और इस प्रश्न के जवाब में आपको मैंने ये समझाया था कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, हमारे सांस लेने के और सांस छोड़ने के बीच में हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को हम श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया में क्या होता है? उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ले जाई जाती है और उस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है, जो ग्लूकोज हमको भोजन से मिलता है। और उसी विखंडन के कारण क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी को हम अपने शरीर के द्वारा सभी कामों को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ के, तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? जैसे सुबह जब हम स्कूल आते हैं तो सभी बच्चे, टीचर्स, हर कोई क्या करता है? ब्रेकफास्ट करके आता है। सभी बच्चे और सभी टीचर्स नाश्ता करके आते हैं। तो क्या होता होगा? ऐसे सोचने की बात है, हम सांस लेते रहते हैं और जो नाश्ता हम करके आते हैं उसमें जो ग्लूकोज मौजूद है ना, आप सभी को पता है कि हमारे भोजन में पोषक तत्व मौजूद होते हैं बहुत सारे, है ना। तो हमने जो भी नाश्ता किया उस नाश्ते में जो पोषक तत्व था, है ना, उसको हमारा शरीर क्या करता है? तोड़ता है, और तोड़ करके फिर उसको हमारे शरीर में एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने रोटी खाई। सामान्य तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने रोटी खाई, तो रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। ये तो बहुत छोटी क्लास का आपको 6th में ही मैंने समझाया था अच्छी तरह से, जब हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे, भोजन के घटक के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तब उस चैप्टर में बहुत विस्तार में आपको बताया गया था कि कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद होता है। तो आपको ये पता चला था कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे रोटी की हम बात करें उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो ग्लूकोज बनता है, और हमारे शरीर में ले जाई जा रही ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज का विखंडन कर देती है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ देती है, और प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत सारी ऊर्जा बनती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर के दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। तो ये सारा हम लोगों ने समझ लिया था। अब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो कल के सेशन में हमने बात कर ली थी कि हमारी नासिका, हमारी नेजल पैसेज जो है वो उसमें योगदान करती है, श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। उसके बाद आगे बढ़ के फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो कि कॉमन एरिया होता है जहाँ से भोजन और हवा दोनों का अंदर जाने का रास्ता वही है। उसके बाद हमारा स्वर यंत्र या लैरिंग्स आता है, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बात कर ली थी। उसके बाद आपका ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि हमारे सांस जाने के लिए रास्ता होता है वो ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको भी, जैसे ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब वही विंड पाइप आगे चल के दो भागों में बट जाता है। जैसे यहाँ से हमारी नासिका से यूज हुआ श्वसन तंत्र स्टार्ट हुआ, और मुंह के अंदर से गले के रास्ते होता हुआ विंड पाइप आपका सामने की तरफ ही है, और विंड पाइप से यहाँ से ऐसे आगे गया और यहाँ पे ये दो भागों में इस तरीके से बट जाएगा।
ऐसे एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरह से। तो जब ऐसे दो भागों में बंटता है तो यहाँ पे एक लेफ्ट पे आपका लंग है, फेफड़ा, और दूसरी तरफ राइट तरफ भी आपका फेफड़ा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर बहुत सारे क्या है, वही ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं। अब उसको हम ऐसे समझ लेंगे कि हमारा वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेकिया है, दो भागों में यहाँ बट गया है ना, लेफ्ट और राइट तरफ चला गया। अब ये समझ लो बिल्कुल वो सिचुएशन कैसी होती होगी, अंदर क्या है, बिल्कुल गुब्बारों के जैसी समझ लो। बहुत सारे गुब्बारे हमारे लंग्स के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे बलून्स हमारे लंग्स के अंदर मौजूद हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, वही ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते। जब हम सांस भरते हैं अंदर को तब वो फूल जाते हैं या फैल जाते हैं या एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ते हैं या उनके वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने ये जाना कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं। अब अल्वियोलाई क्या होते हैं, ब्रोंकियोल फर्दर सब डिवाइड इनटू स्मॉलर, bronchiole further subdivide into smaller branches in the lung. These branches ultimately terminate into tiny air sacs called alveoli. अब जैसे हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वायु कोश जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई कहते हैं। These cells are surrounded by many blood capillaries. अब ये जो अल्वियोलाई हैं उसके बाहर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का मतलब ऐसी बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स या नलियां या नसें कह सकते हैं, जिनसे खून जो है निरंतर प्रवाह होता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है जिनके अंदर, है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है, लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े, ये हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। ये हमारे श्वसन तंत्र का क्या है बच्चों, मुख्य अंग है फेफड़े। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। फेफड़े कौन सा अंग है, फेफड़े स्पॉन्ज कैसा होता है, आपके पुश करने पर वो पुश हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्जी होता है, इलास्टिक होता है, मतलब जैसे आप सांस लेते हैं तो फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है, तो स्पॉन्जी होता है, इलास्टिक ऑर्गन होता है। और वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, है ना। अब इसको ध्यान से समझेंगे, हमने सांस अंदर को खींची और फिल्टर होते हुए रास्ते में कई जगहों पर म्यूकस और सीलिया के द्वारा फिल्टर होते हुए ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई कहाँ, अल्वियोलाई से फेफड़ों तक पहुंच गई, ठीक है। वहां पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अंदर चली जाएगी और हर एक कोशिका तक पहुंचा दी जाएगी ऑक्सीजन। और जो हमने पिछली सांस ली थी उसको हम छोड़ेंगे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से वो उसी रास्ते से हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, फिर ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। यही प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे शरीर का जो काम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर केवल हम खाना खाएं, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा ब्लड, जो हार्ट हमारा काम कर रहा है, हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, और क्या करता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का भी काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के इसीलिए आवश्यक है ना, इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर का हर एक अंग सुचारू रूप से जब काम करेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं।
कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर दे या कोई भी अंग सुचारू रूप से काम ना करे, अगर सुचारू रूप से काम नहीं करता तो हम बीमार की कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर हमें इलाज की ज़रूरत होती है, या अगर प्रॉपर वर्किंग में ना हो तो कभी कभार हार्ट फेल्योर होता है या लंग्स में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब तब चल रहा है, जीवन तब तक चलता रहता है जब तक सब कुछ यानी सारे पार्ट्स, जैसे आप कार का एग्जाम्पल ले लो बच्चों, कार क्या है, एक प्रकार की मशीन है। तो कार में चाहे कोई छोटी समस्या आ जाए चाहे कोई बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन कार की प्रॉपर वर्किंग कब होगी, तब जब सारे पार्ट्स काम करेंगे। उसको ग्रीसिंग उसकी ठीक से होनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग ठीक से होनी चाहिए, इवन बैठने की गद्दी भी अगर ठीक नहीं है तो आपका कार जो है फिजिकल मतलब क्या हार्डवेयर में अगर कमी आ गई, मान लो उसके कोई बॉडी स्ट्रक्चर में कमी आ गई, तो जैसे हमें बाहर से चोट लगी तो एक बार को जीवन चलता रहता है, लेकिन अगर इंजन में कोई कमी आ गई कार के तो क्या कार चलेगी, कार बंद हो जाएगी। मान लो पेट्रोल की सप्लाई नहीं हुई उसके इंजन तक तो क्या होगा, कार नहीं चलेगी, कार बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर हमें बाहरी तौर पे कोई चोट लग गई तब तो एक बार को ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई इंजन की खराबी हो गई, कार के इंजन में खराबी हो गई तो कार नहीं चल सकती। तो अगर मनुष्य के शरीर के अंगों में कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई तो मनुष्य का शरीर भी नहीं चल पाता है, या तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस के द्वारा ठीक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होती है। तो इसी तरह से लंग्स की हम बात कर रहे थे कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, सारे जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं हमारे शरीर में ये सारी इंटरकनेक्टेड होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं सारी प्रोसेसेस, है ना। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों में क्या होता है, गैसों, अब वो गैसें कौन कौन सी हैं, गैसों में ब्रैकेट में लिखूंगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, गैसों का आदान प्रदान। ये जो गैसों का आदान प्रदान है ये किस में होता है बच्चों, ये होता है आपका लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। द लेफ्ट लंग कंटेन्स 2 lobes एंड इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। अब ये एक अलग सी इंफॉर्मेशन हुई, जो बायां फेफड़ा होता है, लेफ्ट लंग होता है, उसमें 2 lobes होते हैं और थोड़ा सा राइट लंग की तुलना में छोटा होता है ना। राइट लंग जो होता है उसमें कितने होते हैं, 3 lobes होते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं लेफ्ट तरफ और 3 भाग होते हैं राइट तरफ। तो हम ये मान के चलेंगे, केवल ये लिखेंगे कि जो बायां वाला फेफड़ा है थोड़ा सा छोटा होता है, जो दाहिना वाला फेफड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। द लंग्स आर फाउंड इनक्लोज्ड विद इन द रिब केज। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास पसलियां मौजूद हैं, आप सभी को पता है कि हमारे पास पसलियां मौजूद है, एक हड्डी का ढांचा मौजूद है जिसे हम पसलियों कहते हैं, उसके अंदर वो फेफड़े मौजूद है। देखिए फेफड़ा क्या है, बहुत सॉफ्ट और बहुत नाजुक अंग है, तो उसकी सुरक्षा के लिए रिब केज होता है हमारे पास, ठीक है। बोथ लंग्स आर वेल कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय 2 membranes। दोनों के दोनों लंग्स यानी कि दोनों के दोनों फेफड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा के लिए कवर्ड होते हैं 2 membranes के द्वारा, जिन्हें हम इनर और आउटर प्लूरा कहते हैं। और उसके बाद मस्कुलर शीट है प्रेजेंट होती है बिलो द लंग्स कॉल्ड डायाफ्राम, और एक मांसपेशियों की बनी हुई शीट होती है जो दोनों लंग्स के नीचे मौजूद होती है। अब ये कैसा, मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से ऐसे, यहाँ से मान लीजिए ये लंग्स हैं, है ना, यहाँ पे एक शीट मौजूद होती है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये आपका लेफ्ट वाला लंग हो गया और ये आपका राइट वाला लंग हो गया। तो राइट वाला लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि लेफ्ट वाले में 2 lobes हैं और राइट वाले में 3 lobes हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम समझ लेंगे कि कैसे सांस अंदर जाती है और कौन से रास्ते से वो कहाँ पे पहुंचती है। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी कि हमारी जो बाह्य नासिका है जो हम देख पा रहे हैं, ये हमारी नाक, हम केवल अपने श्वसन तंत्र का एक ही पार्ट है जो देख सकते हैं, वो है हमारी नाक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से हमने सांस भरी, कहाँ गया, नेजल पैसेज में,
यानी कि हमारी नासिका वाले अंदर की नली में, जो आपका बाएं और दाएं भाग में बटा हुआ है, ठीक है, वहां से जाता है नेजल चैम्बर में, यानी कि वहां पे एक कॉमन रास्ता हो जाता है। ये दोनों जो रास्ते हैं वहां अंदर पहुंच करके कॉमन रास्ता हो जाता है। नेजल चैम्बर में पहुंचती है हवा, उसके बाद फिर नेजोफेरिंग्स में पहुंचती है ना। नेजोफेरिंग्स मतलब वो कॉमन जगह जहां पे भोजन और हवा एक साथ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ही हवा लैरिंग्स तक जाती है, यानी कि साउंड बॉक्स, स्वर यंत्र तक जाती है। स्वर यंत्र में जाकर के टकराते हुए कहाँ जाती है? ग्लॉटिस, मैंने आपको बताया था इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस से क्या होता है? इपिग्लॉटिस कवर होता है, खुलता है। जब भोजन हम खाते हैं तब इपिग्लॉटिस कवर कर देता है ट्रैकिया को, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ट्रैकिया में इपिग्लॉटिस क्या होता है? खुलता है। उस इपिग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में अंदर चली जाती है हवा, ठीक है। यानी कि अब आपके विंड पाइप में हवा चली गई। विंड पाइप में हवा जाने के बाद यहाँ पे दो डिवीजन हो जाता है। ये ट्रैकिया कहाँ पे आया? आप अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे डिवीजन हुआ। अब यहाँ पे ये है ट्रैकिया, यहाँ पे डिवाइड हो गई हवा, ठीक है। अब डिवाइड होने के बाद डिवाइड्स एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। यहाँ पे जो आपकी ये क्या है? यहाँ पे आपकी पसलियां लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसे हड्डियां हैं, है ना। तो 5वें नंबर की हड्डी के पास क्या होता है? यहाँ पे आपका प्राइमरी ब्रोंकाई होता है। यहाँ पे फिर डिवाइड होती है। मान लो ये आया, यहाँ पे फिर डिवीजन स्टार्ट हो गया। यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज ऐसे ऐसे निकल आती हैं, और ये ऐसा लंग्स आपका होता है। यहाँ से फिर इतनी सारी ब्रांचेज निकलेंगी, बहुत सारी ब्रांचेज, और यहाँ पे ऐसा आपका लंग होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर डिवाइड होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक जाती है। फिर वहाँ पे डिवाइड होता है टर्शरी ब्रोंकियोल्स तक, और उसके बाद लास्ट में आप ये कह सकते हैं, समझ लेंगे, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी ऐसे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। जब हम सांस लेते रहते हैं तो क्या होता है? ये फूलता है, उसके बाद में सिकुड़ता है। बस यही प्रोसेस है हमारी सांस लेने की। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारी ऐसे कैपिलरीज मौजूद है, पतली पतली नलियां मौजूद हैं, नलिकाएं, और उसमें ब्लड जो है क्या होता है? सांस, ये मतलब गैसेस जो है उसी झिल्ली के रास्ते से ही आर पार हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये है आपका रास्ता। किस रास्ते से आपकी जो सांस है वो आपके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है, इसको आपको तैयार नहीं करना है, इसके बारे में आपको याद भी कुछ नहीं करना है। आप केवल वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके बारे में बताया गया है ना। आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, वो आपको याद करने होंगे। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी घटना होती है, कौन कौन से फेजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बेसिक सा आइडिया आप सभी बच्चों को मिल गया कि आपका जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है, और श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, किस तरह से हमारी सांस जब हम अंदर को खींचते हैं तो वो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, और ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है जहां पर श्वसन की प्रक्रिया होती है ना। तो हम ह्यूमंस की, केवल मनुष्यों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मनुष्यों में रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 मेन फेजेस। 3 मुख्य घटनाएं होती हैं जिसके थ्रू हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। पहली प्रोसेस है बच्चों ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। आप केवल इस ब्रीदिंग की प्रोसेस को महसूस कर सकते हैं, यानी ये आपको बाह्य तौर पे दिखाई पड़ती है। ब्रीदिंग की प्रोसेस को आप महसूस कर सकते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब ये आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को तो आप जानते हैं, है ना, कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो क्या है ये? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, यानी कि ऑक्सीजन वाली हवा जो है वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है फ्रॉम आवर बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स इज एक्सपेल्ड आउट, यानी कि एक्सेलेशन की प्रक्रिया। अब क्या है इस प्रक्रिया में? केवल ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है,
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर के बाहर जा रही है। ब्रीदिंग की प्रक्रिया में केवल क्या होता है, हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर को जाती है। ठीक है, हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। केवल इस प्रक्रिया को हम महसूस कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। दूसरी मुख्य घटना होती है गैसियस ट्रांसपोर्ट की, जिसके बारे में हमने अभी बात करी कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो अल्वियोलाई तक पहुंचती है और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है, उसका एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाई जाती है। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट इसका मुख्य दूसरी घटना है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का एक्सचेंज बोलेंगे या गैसों का परिवहन बोलेंगे। गैसों का परिवहन होता है, कैसे होता है? फर्स्टली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन द लंग्स। सबसे पहले हमारे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, या हम कहेंगे आदान प्रदान हो जाता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के लिए छोड़ी जाती है। द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन लंग्स इज देन कैरीड टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब वो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में अवशोषित करी गई है वो शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाई जाती है और द CO2 फ्रॉम द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स थ्रू ब्लड। इसी ब्लड के थ्रू अब हमारे शरीर में जो भी परिवहन हो रहा है गैसों का या किसी भी चीज का, वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। ब्लड क्या है? ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो ब्लड के थ्रू ही जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाया जाता है और हर एक भाग से गंदा खून कह सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो क्या होता है, सारे अलग अलग अंगों से इकट्ठा करके लंग्स तक लाया जाता है और लंग्स के थ्रू उसको शरीर से बाहर छोड़ना होता है, ब्लड को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये प्रक्रिया एक तो हो गया आपका गैसों का परिवहन, रेस्पिरेशन का दूसरी घटना। तीसरी घटना है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम पहले बहुत विस्तार में बात कर चुके। कोशिकीय श्वसन होता है। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अब कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? अभी आपको बहुत आसान लग रहा है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया को जब हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारी हर एक कोशिका के अंदर और उसका टारगेट क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है। जैसे ग्लूकोज का विखंडन जब होता है तो क्या होता है? कुछ प्रक्रियाएं होती होंगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते होंगे, तो बहुत एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन यूज होती है। किस काम के लिए? टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज करके हो रहा है। तो ये आपका कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया हो गई, है ना। अब इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद मनुष्यों में जो है श्वसन 3 मुख्य चरणों में होता है। मनुष्यों में श्वसन जो है बच्चों वो 3 मुख्य चरणों में होता है। पहला तो है श्वास लेने की प्रक्रिया। श्वास लेने की प्रक्रिया क्या है? यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त हवा जो है, जो सांस लेना होता है, वो अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त समृद्ध हवा जो है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा ली जाती है उसे हम अंतः श्वसन कहते हैं या सांस लेना कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जो है हमारे शरीर से बाहर छोड़ी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलेशन कहते हैं या उच्च श्वसन कहते हैं या सांस छोड़ना कहते हैं। मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, समझाया। पहली प्रोसेस है ब्रीदिंग की, यानी कि श्वास की प्रक्रिया।
जो आप महसूस कर सकते हैं। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो आप जानते हैं कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। एक बेसिक सी बात आपको बताई गई कि सांस लेते समय हम हमेशा ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं जो कि प्राणवायु कहलाती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं जो कि एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसको हमारा शरीर बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम सांस गहरी अंदर को लेते हैं और सांस को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या आप अपनी सांस को रोक पाते हैं? बिल्कुल निस्संदेह आप अपनी सांस को रोक नहीं पाते हैं। आपकी सांस ऑटोमेटिक छूट जाती है। यानी कि हम क्या करते हैं, अंतः श्वसन करते हैं और उच्च श्वसन करते हैं। हम सांस अंदर को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, हम सांस लेते हैं, उसके बाद गैसेस का गैसीय परिवहन होता है। क्या होता है? गैसीय परिवहन होता है, यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि फेफड़ों में गैस क्या हुई, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ले ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की गई, हमारे शरीर के बाहर छोड़ी गई। वो आदान प्रदान कहाँ पे हो रहा है, आपका फेफड़ों में ही होता है। फेफड़ों में क्या होता है कि ब्लड के द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन को फिर शरीर के अन्य भागों में ले जाया जाता है। फेफड़ों में क्या होता है, ब्लड द्वारा जो एब्जॉर्ब हुई ऑक्सीजन उसको शरीर के अन्य दूसरे भागों तक ले जाया जाता है, यानी हर एक प्रत्येक भाग तक ले जाया जाता है। और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के माध्यम से वापस फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है ना। तो ये प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं गैसीय परिवहन। तीसरी प्रक्रिया है बच्चों कोशिकीय श्वसन। ये जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है, इसमें कोशिका के अंदर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब इसके बारे में आपको इन प्रतिक्रियाओं के बारे में, इन अभिक्रियाओं के बारे में आपको अभी इस क्लास में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना जानेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हर एक कोशिका के अंदर जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा मुक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हर एक कोशिका के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा मुक्त करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये आप सभी जान रहे हैं कि मनुष्यों में बच्चों श्वसन की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है। पहला चरण है श्वास की प्रक्रिया जिसे हम ब्रीदिंग की प्रोसेस कहते हैं। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त हवा जो है वो शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा है यानी कि अशुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध हवा कहते हैं, जो हमारे ब्लड में मिक्स होती है। कहाँ मिक्स होती है, हमारे ब्लड में मिक्स होती है। तो ब्लड के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर के बाहर निकाली जाती है। अब उसमें क्योंकि ब्लड को तो बाहर निकालना नहीं है, हमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के अंदर ले लिया जाता है और फेफड़ों के द्वारा उसी नाक के रास्ते जिधर से हमने ऑक्सीजन अंदर ली थी उधर ही से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन या इनहेलेशन या सांस लेना कहते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उस समय हम उसको सांस छोड़ना या उच्च श्वसन या एक्सहेलेशन की प्रोसेस कहते हैं। दूसरा पार्ट है आपका गैसीय परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है, सबसे पहले फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि फेफड़ों में ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में रक्तवाहिकाओं में डाल दी जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके फेफड़ों के रास्ते ही वापस आपके नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। फेफड़ों में जो आपका ब्लड में आपने जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाया, जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन हमने अपने फेफड़ों के द्वारा हमारे ब्लड तक पहुंचा दिया। उसी ऑक्सीजन को अब ब्लड का क्या काम है,
आप सभी को पता है कि खून जो है वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। तो जब हमारा पूरा शरीर में ब्लड फ्लो होता है तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचती है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जैसे हम बस में बैठ के किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, ऐसे ही ये जो ऑक्सीजन है, इसको केवल एग्जाम्पल में और बहुत हल्के भाषा में समझा दूंगी आपको कि जैसे हम किसी बस पे बैठ के चले जाते हैं बच्चों, दूसरे शहर, देहरादून से दिल्ली चले जाते हैं, उसी तरह से जो ऑक्सीजन है ना, वो ब्लड के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं मौजूद होती हैं, आरबीसीज जो मौजूद होते हैं, उन्हीं पे सवार हो जाती हैं। आप ये समझ लो कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, तो उसी पे ये ऑक्सीजन सवार हो जाता है और सवार होके कहाँ पहुंच जाता है, हर एक शरीर के पार्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन वापसी में कोई स्पेशल बस नहीं मिलती कार्बन डाइऑक्साइड को। अब उसके बाद क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, ऊर्जा बनी। अब ऊर्जा तो बन गई, वो हमारे शरीर ने यूज कर लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बन गया जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ना है, तब फिर क्या होगा, तब वही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ब्लड के थ्रू ही आएगी, खून के साथ ही, लेकिन अब वो किसी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी पर सवार नहीं हो सकती है ना। अब वो क्या होती है, वो उसी ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, वो पहुंच जाती है फेफड़े तक, और फेफड़े से फिर बाहर पहुंचा दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैसों का परिवहन, ये जो शब्द है, इसके लिए ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारे शरीर में काम कर रहा है, ये कौन काम करता है, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये काम करता है हमारा ब्लड, हमारा रक्त, हमारा खून है ना, पूरे शरीर में दौड़ रहा है, और वही क्या करता है, इसको हर अंग तक पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर भी निकालने में हेल्प करता है। तो दूसरी घटना हो गई श्वसन की, आपका गैसीय परिवहन। तीसरी और सबसे मुख्य घटना है वो है कोशिकीय श्वसन, यानी कि जब ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर पहुंच गई तो वहां पे सारी कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, और सारी कोशिकाओं में ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन का यूज होगा, आपने जो खाना खाया था उसमें मौजूद जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, विखंडन होगा, और उसके बाद उसमें बहुत ढेर सारी एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, जो ऊर्जा आप अपने काम करने के लिए यूज कर लेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो शरीर के बाहर फेफड़ों के द्वारा ही बाहर छोड़ दी जाएगी। फेफड़े तक पहुंचाने का काम खून कर देगा, और उसके बाद वहां से वो बाहर पहुंचा दी जाएगी। तो ये तीन मुख्य घटनाएं हैं बच्चों जो श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इसको रफली आप याद करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में तीन पार्ट्स होते हैं, पहला सांस लेना और छोड़ना, दूसरा गैसेस का परिवहन या गैसेस का आदान प्रदान, और तीसरा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका अवायवीय श्वसन होता है, आपका वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक ऐसा जो बैक्टीरिया में, ईस्ट में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती है, और दूसरे प्रकार का जो मनुष्यों में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और आपका एक ऐसा जहां ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है, और उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन का तीसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन के अभाव में। श्वसन जो है तीन प्रकार से होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और तीसरा ऑक्सीजन के अभाव में। उसके बारे में हम पहले ही बहुत ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है बच्चों, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, या अगले सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में आप सभी ने जो भी मुख्य चीज़ों को पढ़ा उसके बारे में एक बार अच्छे से रिवाइज भी करेंगे घर में। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।